टॉपिक डालो, लिखो बेटा सिंपल पेंडुलम। लिखिए सिंपल पेंडुलम। ठीक है, क्या है भैया सिंपल पेंडुलम? देखो जैसे एक सस्पेंडेड ये एक सस्पेंडेड मासलेस स्प्रिंग, बात समझ लीजिएगा। एक सस्पेंडेड मासलेस स्प्रिंग, इस स्प्रिंग का मास जो है वो क्या है, ना के बराबर। तो एक सस्पेंडेड मासलेस स्प्रिंग को जो है अपनी मीन पोजीशन, इसकी लेंथ कितनी है L। अच्छा, जितनी भी लेंथ ली जाएगी वो सारी की सारी इसके सेंटर से सस्पेंशन तक होगी। क्या बोला? सारी की सारी लेंथ इसके सेंटर से सस्पेंशन तक होगी। इसे कहते हैं इफेक्टिव लेंथ ऑफ पेंडुलम। इसके सेंटर से लेके यहाँ इफेक्टिव लेंथ कहलाएगी। सही है? देखो, तो यहां से लेके यहां तक की लेंथ L हो गई। अब बॉडी को बाहर से लेके, बाहर से फोर्स लगाया गया, एक्सटर्नल फोर्स, जिससे वो अपनी मेन पोजीशन से डिस्प्लेस होके यहाँ पे आ गई। सही है? और कितना एंगल डिस्प्लेस की? थीटा एंगल डिस्प्लेस की। तो इस पॉइंट पे जब आएगी तो इस बॉडी पे कौन कौन सी फोर्सेस लगेगी? इस मास पे, इस बॉब पे कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे? एक तो फोर्स लगेगा mg नीचे की तरफ। इधर क्या लगेगा? ये थीटा एंगल है तो ये भी कितना हो जाएगा? ठीक है, तो ये हो गया mg cos थीटा। इधर की तरफ क्या लगेगा? mg sin थीटा। सही है? इधर से एक्सटर्नल फोर्स लगाया जा रहा होगा। किस फोर्स की वजह से बॉडी अपनी मीन पोजीशन पे वापस आना चाहेगी? mg sin थीटा की वजह से। और mg cos थीटा फोर्स को कौन बैलेंस करेगा? ये टेंशन। टेंशन जो है mg तनाव, mg cos थीटा को बैलेंस कर लेगा। सही है? तो सिंपल पेंडुलम, कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं। बनाओ डायग्राम तो बताएंगे। चलिए लिया बेटा। ठीक है, अब हमको ये बताइए रिस्टोरिंग फोर्स जो बॉडी पे लग रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन बॉब ऑफ पेंडुलम। रिस्टोरिंग फोर्स किस डायरेक्शन लगता है? इस तरफ लगेगा, टुवर्ड्स द सेंटर। तो ये रिस्टोरिंग फोर्स हो गया माइनस mg sin थीटा। ठीक है, ये माइनस क्या बता रहा है? कहाँ रिलेट आ रहे हो? चलो देखो, तो ये रिस्टोरिंग फोर्स F इज इक्वल टू माइनस mg sin थीटा में माइनस क्यों है? क्योंकि ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा? तो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स फोर्स इज ऑलवेज opposite to direction of displacement. Force is always opposite to direction of displacement. ठीक है, अब F is equal to minus mg sin थीटा आ गया। अब हमको ये बताइए, इस ट्रायंगल को अगर कंसीडर करें,
यहां से लेके ये O हो गया और इस पोजीशन को क्या कह दिया A, और ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन को हमने क्या कह दिया S। तो अगर इस ट्रायंगल में देखोगे तो साइन थीटा जो होगा वो OA अपॉन OS होगा। साइन थीटा को हमने क्या लिख दिया OA अपॉन OS, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब O से लेके S की दूरी है कितनी, O से लेके A को कहेंगे X, O से लेके S को क्या कहेंगे L। तो F का फॉर्मूला आ गया माइनस mg x डिवाइडेड बाई L। यहां तक समझ में आ गया। अब फोर्स का फॉर्मूला होता क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस mg x डिवाइडेड बाई L। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया माइनस g इंटू एक्स डिवाइडेड बाई L। अब यहां से समझ में आ रहा है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट माइनस x। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट मतलब SH है। तो ये क्या बता रहा है, दिस मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये मोशन सिंपल हार्मोनिक हो गया। समझ में आ गया सबको, लिख लीजिए। इसी में लिखो ये SHM प्रूव हो गया। इसके बाद लिखो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। सब लोग देखो बेटा, फ्रॉम ये एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला बताया था। अच्छा यहां पे एक्सेलरेशन a लिखा हुआ है, ठीक है, आप चाहो तो अल्फा कर दो ताकि चीजें थोड़ी क्लियर हो जाए। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, माइनस ओमेगा स्क्वायर y, एक्चुअली में x। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला माइनस ओमेगा स्क्वायर x, ठीक है। एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे क्या है, माइनस g इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एल इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x, x चला गया तो g बाई एल इक्वल टू आ गया ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा की वैल्यू आ गई अंडर रूट g बाई, और ओमेगा का फॉर्मूला 2 पाई बाई टी। ये टी इधर भेज दो, टी का फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट एल बाई, ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया 2 पाई अंडर रूट एल बाई। सही है, कर लो। तो टाइम पीरियड जो है t का फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी आ गया, सही है। तो टाइम पीरियड किस पे निर्भर कर रहा है, टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एल, सही है। तो दो सिंपल पेंडुलम्स t1 अपॉन t2 इक्वल्स टू अंडर रूट l1 बाई l2 टाइम पीरियड से ऑसिलेट करते हैं, सही है। सिंपल डिपेंडेंसी है t1 बाई t2 इक्वल्स टू अंडर रूट l1 बाई l2, लेकिन तब जब g क्या रहेगा, कांस्टेंट, सही है। लेकिन तब जब ये इफ g इज कांस्टेंट, सही। इसी तरीके से अगर लेंथ कांस्टेंट हो जाए तो टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा g। तो t1 अपॉन t2 इक्वल्स टू अंडर रूट g2 अपॉन g1, लेकिन तब जब ये लेंथ ऑफ पेंडुलम क्या रहेगी, सही है। तो दो ही चीजों पे डिपेंड करता है टाइम पीरियड, किस पे, लेंथ पे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी तो तभी बदलेगा ना जब बोलेगा कि हाँ, जब स्पेशली बोले वो चीज दूसरे प्लैनेट पे ले जाके घुमा दिया। दूसरे प्लैनेट ले जा सकता है, एक ही प्लैनेट की अलग अलग जगहों पे ले जा सकता है जहाँ जी चेंज हो सकता है, समझ गए। अच्छा टाइम पीरियड जो है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता। मान लीजिए कि पेंडुलम को जो है
इतना जो है एक पेंडुलम जो है इतना क्या कर सकता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो उसका टाइम पीरियड से कोई भी संबंध नहीं। ठीक है, तो लिख लेना एक चीज नोट करके, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम is independent of amplitude, independent of amplitude। समझ गए, सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं है। चलो अभी पेंडुलम हो गया, सिंपल से क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं इस पे? डायरेक्ट क्वेश्चन क्या बन जाते हैं, देखो एक सिंपल पेंडुलम है, उसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड है। एक सिंपल पेंडुलम है, उसका टाइम पीरियड कितने सेकेंड है? अच्छा, 2 सेकेंड के टाइम पीरियड वाले पेंडुलम को सेकेंड्स पेंडुलम कहा जाता है। सेकेंड्स पेंडुलम, सही। इस ठीक है, तो हो गया। What will be the length of this pendulum on moon? इस पेंडुलम की लंबाई मून पे क्या होगी? लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन मून। अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मून पे 1/6 दी हुई है जो कि अर्थ पे है, सही है, समझ गए? 2 सेकंड का टाइम पीरियड कहां पे दिया हुआ है? ये अर्थ पे टाइम पीरियड है। ठीक है, अब बताना क्या है कि लेंथ ऑफ पेंडुलम मून पे क्या होगी अगर मून पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1/6 है। सीधा सीधा सही है। पहले तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2π√L/g लगा लो। टाइम पीरियड की जगह क्या लिखोगे? 2 सेकेंड इक्वल टू 2π लेंथ, और g की वैल्यू अर्थ पे कितनी है? 10 ले लो। 1 इक्वल टू π√L/10, स्क्वायरिंग कर लोगे तो 1 इक्वल टू π²L/10, 10/π² वैल्यू आ गई कहां पे? अर्थ पे। ये अर्थ पे लेंथ आ गई, सही है। अब हमें निकालनी कहां पे है? लेंथ ऑन मून, सही है। क्या नहीं बदलेगा मून में? ऐसी क्या चीज जो नहीं चेंज होगी? टाइम पीरियड वही रहेगा। फिर से वही फॉर्म लगा दो, t इक्वल्स टू 2π√L/g। टाइम पीरियड 2 ही सेकंड रहेगा मून पे, और मून पे लेंथ निकालनी है, और g मून पे कितना है? g/6। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए। 1 इक्वल टू π√6L/g, 1 इक्वल टू π²6L/g, L की वैल्यू क्या आ गई? g/6π²। समझ गए क्या हो गया? ये कहां की वैल्यू आ गई? लेंथ ऑन मून। मतलब लेंथ ऑन मून जो है वो पेंडुलम पे 6 गुना क्या हो जाएगी? कम करनी पड़ेगी, तब टाइम पीरियड 2 ही सेकंड रहेगा। समझ में आया? हाँ, इक्वेट कर दो भैया। समझ गए? ऐसे ही क्वेश्चंस होंगे, सिंपल ही होंगे, ज्यादा कुछ नहीं होंगे। अगला देखिए,
स्प्रिंग पे लगे मास का टाइम पीरियड, जैसे पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी है, वैसे ही स्प्रिंग के टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला होगा? हाँ तब में 1/2 रूट m by k इक्विवेलेंट 2 पाई अंडर रूट। ठीक है, देखिए सब लोग एक सिंपल सी, देखो ये रिजिड सपोर्ट है पहली बात तो, ठीक है, इस रिजिड सपोर्ट से 3 चीजों को समझो। एक मास m, ये रहा, ये मास स्प्रिंग से कनेक्टेड है। अभी इस मास, ये जो लाइन दिख रही है ये ओरिजिनल पोजीशन बता रही है, मतलब ये बता रही है x इक्वल टू 0, सही है। अब यहाँ बाहर से क्या लगाया गया? एक्सटर्नल फोर्स लगाया गया। इस एक्सटर्नल फोर्स को लगा के स्प्रिंग को स्ट्रेच किया गया। जब स्प्रिंग को स्ट्रेच किया गया होगा तो छोड़ने पे कौन सा फोर्स लगेगा? रीस्टोरिंग फोर्स पीछे की तरफ लग जाएगा। ठीक है, तो ये स्प्रिंग को स्ट्रेच किया गया। कितना स्ट्रेच किया गया? एक्स डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेच किया गया, जिसकी वजह से इस स्प्रिंग पे रीस्टोरिंग फोर्स पीछे की तरफ लगा, सही है। छोड़ेंगे तो वो उतनी ही क्या आ जाएगी? कंप्रेशन करके पीछे आ जाएगी। ये x पीछे आ गई, ये बात समझ में आ गई? x आगे गई तो x क्या आ जाएगी? पीछे। सबसे पहली चीज तो फोर्स विल बेटा, restoring force will directly be proportional to negative displacement, सही है। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटेगा तो कांस्टेंट टर्म क्या आ जाएगा? k क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट कह सकते हो या फोर्स कांस्टेंट कह सकते हो। स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट, ठीक है। अब ये क्या है स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट, इसको समझने का प्रयास करो। यहाँ पे F इक्वल्स टू KX है, समझना बेटा ये चीज, असर्शन रीजन का क्वेश्चन बनता है। F इक्वल टू क्या है? KX। नेगेटिव साइन क्या बता रहा है? फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है, उससे वहां मतलब नहीं है। F इज इक्वल टू KX का मतलब यहाँ से जो K की वैल्यू है वो किसके बराबर आ गई? फोर्स पर यूनिट लेंथ के बराबर आ गई। अब हमको दो स्प्रिंग्स हैं, आप सोचिएगा दो स्प्रिंग्स हैं। एक स्प्रिंग मोटी है, अभी जो सुनो बेटा, एक स्प्रिंग मोटी है और दूसरी स्प्रिंग क्या है? पतली। एक मोटी स्प्रिंग को खींचा जा रहा है, पतली स्प्रिंग को खींचा जा रहा है। मोटी स्प्रिंग को खींच रहे हैं, पतली स्प्रिंग को खींच रहे हैं, दोनों को बराबर खींचना है। बात समझ आ रही है? दोनों सेम मटेरियल की बनी हुई है ना। तो एक मोटी स्प्रिंग और एक पतली स्प्रिंग को खींच रहे हैं, दोनों सेम मटेरियल की बनी हुई है या अलग अलग मटेरियल की होगी, ठीक है। वो बात, किसको खींचने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा? मोटी वाली स्प्रिंग को खींचने के लिए उतना ही डिस्प्लेस कराने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा एज कंपेयर टू पतली वाली स्प्रिंग। तो किसका, मोटी वाली का कि पतली वाली का, किसका फोर्स कांस्टेंट ज्यादा होगा? इसको जब बंद कीजिए बेटा, एक खिड़कियां ज्यादा ही शोर हो जाएगा। देखो बेटा, अगर x 1 मीटर डिस्प्लेस कराना है तो k ही तो f के बराबर हुआ। अगर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना कराना है? 1 मीटर कराना है, तो टेक्निकली k ही f के बराबर। तो जिस स्प्रिंग पे फोर्स ज्यादा लगाना पड़ रहा होगा उस स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट क्या होगा? ज्यादा होगा। सीधी सी बात है, नहीं समझ पाए? ठीक है। अब तो F इज इक्वल टू माइनस KX, मतलब जनरली फोर्स की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? KX। मैग्नीट्यूड वाइज फोर्स कितना होगा? KX। नेगेटिव KX रिस्टोरिंग फोर्स है, तो आपने प्लस KX का फोर्स लगाया होगा स्प्रिंग को खींचने के लिए, मतलब ये एक्सटर्नल फोर्स हो गया। ये क्या हो गया? एक्सटर्नल फोर्स जो आपने लगाया बॉडी को डिस्प्लेस करा, स्प्रिंग को मूव कराने के लिए। अब स्प्रिंग को मूव कराने के लिए वर्क किया गया होगा, सही है। तो अरे इसके आगे वाला पार्ट आपको पता होगा। वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट
फोर्स की जगह लिखा kx dx, k इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा x स्क्वायर बाई 2 और वर्क देन किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, हाफ के एक्स स्क्वायर। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन हमें ये नहीं पढ़ना है, हमें निकालना है बॉडी का टाइम पीरियड और प्रूव करना है कि ये SHM में है। फिलहाल यहाँ तक समझ में आ गया था, वो चीज वर्क एनर्जी पावर वाले चैप्टर में थी, उससे हमारा अभी फिलहाल मतलब नहीं है। फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स आ गया और फोर्स का फॉर्मूला होएगा मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस के एक्स, सही है। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला माइनस के बाई एम इंटू एक्स। इसका मतलब एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या दिखाई दे रहा है, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या प्रूव हो गया, ये जो मोशन है स्प्रिंग का वो SHM है। तो पेंडुलम का मोशन भी SHM में ही होगा, स्प्रिंग का मोशन भी किस में होगा, SHM में ही होगा, सही है। अगर इसका टाइम पीरियड निकाला जाए, टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग ऑसिलेशन, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, लेकिन यहाँ पे क्या लगाएंगे, एक्सेलरेशन की जगह लिखेंगे हम लोग माइनस के बाई एम इंटू एक्स, एक्स एक्स चला गया, माइनस माइनस चला गया, यहां से ओमेगा का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, अंडर के बाई एम, और ओमेगा की जगह टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया 2 पाई अंडर रूट एम बाई, सिंपल सा ही है, ठीक है। देखिए इसी के बाद तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, ठीक है। एक फिक्स्ड स्प्रिंग के लिए, फॉर अ सिंगल स्प्रिंग, फॉर अ सिंगल स्प्रिंग टाइम पीरियड जो होगा वो स्क्वायर रूट ऑफ किस पे डिपेंड करेगा, मास पे डिपेंड करेगा, क्योंकि उसका के क्या रहेगा, के कांस्टेंट रहेगा। तो यानी कि T1 बाई T2 इज इक्वल टू अंडर रूट M1 बाई M2 से क्वेश्चन कर जाएंगे, है ना। और दो अलग अलग स्प्रिंग है सेम मास की, तो उनका टाइम पीरियड के पे डिपेंड करेगा, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इसी पे क्वेश्चन करो जरा सब लोग। अच्छा, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी है, इसको ध्यान रखना। एक किलो का वेट 4 ऑसिलेशंस करता है 1 सेकेंड में। 1 किलो का वेट 4 ऑसिलेशंस करता है 1 सेकेंड में, ठीक है। तो 4 किलो का वेट कितने ऑसिलेशंस करेगा 1 सेकेंड में? यहाँ पे बेटा 4 ऑसिलेशन करने में 1 सेकेंड लगा। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस बन सकती, फ्रीक्वेंसी दी हुई है 4, सही है। और यहाँ की फ्रीक्वेंसी पता कर लो। देखो टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1/2 पाई अंडर रूट के बाई एम। फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास। F1 अपॉन F2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट M2 अपॉन M1, सही है। तो F1 की जगह 4, F2 निकालना है, अंडर रूट M2 की जगह 4, M1 की जगह 1, 4 इक्वल टू 2/1, F2 की वैल्यू कितनी आ गई
2। समझ गए? इसी फॉर्मूले से किए थे कि इससे कर डाले? किससे किए? दिखाओ दिमाग जरा देखें। लिखो, देखिए बेटा, मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू 2 हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग्स, 2 हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग्स, ठीक है, 2 हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, ये 2 अलग अलग नेचर की स्प्रिंग्स हैं। एक का फोर्स कांस्टेंट होएगा K1, दूसरी स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट क्या होएगा? K2। अब हमको ये बताइए, अगर दोनों पे मतलब एक एक्सटर्नल फोर्स मान लीजिए हमने यहां से लगाया, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाने से रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट होगा, सही है। अगर हमने इसको उधर की तरफ खींचा तो पीछे की तरफ क्या क्रिएट होगा? रिस्टोरिंग फोर्स, सही है। अब ये स्प्रिंग अलग नेचर की है, ये स्प्रिंग अलग नेचर की है, तो दोनों स्प्रिंग अलग अलग नेचर की हैं, तो क्या अलग अलग खींचेंगी? तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? अलग अलग। इस वाली स्प्रिंग के डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या कह देते हैं? x1, और इस वाली स्प्रिंग के डिस्प्लेसमेंट को क्या कह देते हैं? तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो ये स्प्रिंग्स करेंगी x, वो होएगा x1 प्लस x2 के बराबर, सही कह रहे? इसको रखे रहो। अब ध्यान दीजिएगा, सिंस मोशन ऑफ स्प्रिंग इज इन SHM, तो दोनों स्प्रिंग्स का मोशन क्योंकि SHM में होगा, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ पहला वाला, एंड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ दूसरा वाला स्प्रिंग। दोनों ही स्प्रिंग SHM कर रही होंगी, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटेगा तो कांस्टेंट टर्म क्या आ जाएगा? और यहां डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटेगा तो कांस्टेंट टर्म क्या आ जाएगा? K2। ये K1 x1, वो K2 x2। बोले बात समझ में आ गई? तो यहां से x1 की वैल्यू कितनी आएगी? -f/K1, और यहां से x2 की वैल्यू कितनी आएगी? -f/K2। यहां तक समझ में आ गया? इन दोनों को उठा के पाड़े जी हम लोग इसमें रख देते हैं, 14 फर्स्ट। तो x विल बी इक्वल टू, x1 की जगह लिखेंगे -f/K1, और x2 की जगह -f/K2। दोनों में से -f कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा 1/K1 प्लस 1/K2। x will be -f/K1 प्लस K2 अपॉन K1 K2। तो यहां से f की वैल्यू क्या निकल के आएगी? x टाइम्स K1 इंटू K2 डिवाइडेड बाई K1 प्लस इक्वल टू नेगेटिव f, माइनस इधर भेज दो, तो नेगेटिव x K1 इंटू K2 अपॉन K1 प्लस K2 इक्वल्स टू फोर्स आ गया, सही है। अब इस फॉर्मूले से भी समझ में आ रहा है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, मतलब क्या प्रूव हो गया? SHM, सही है। तो चाहे एक स्प्रिंग हो, चाहे दो स्प्रिंग आपस में सीरीज में कनेक्टेड हो, मोशन वो SHM ही करेंगी, जिसका टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? x। अच्छा, ये चीज किसकी जगह लिखी हुई है? जनरली f जो होता है वो -kx के बराबर होगा, तो ये चीज किसकी जगह लिखी है? k की जगह। तो इससे ये समझ आया कि दो स्प्रिंग्स को सीरीज में कनेक्ट करने से उनका इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट K1 K2 अपॉन K1 प्लस के बराबर है। समझ गए? हाँ, विश्वास भी गायब है आज, वो भी डांस कर रहा है।
चल देखो बेटा, इधर सब लोग ये आ गया समझ में? अच्छा, ये जो फॉर्मूला यहां से k का क्या फॉर्मूला निकल के आ रहा है? k इक्वल्स टू k1 इंटू k2 डिवाइडेड बाई k1 प्लस ये k का फॉर्मूला यहां से बन के आ रहा है। बोलो बात समझ आ गई? अब इस तरीके के कंबाइंड स्प्रिंग्स का टाइम, अभी टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला बताया था? 2 पाई अंडर रूट m बाई k। तो k की जगह क्या लिखोगे? k की जगह लिखा हम लोगों ने k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला बन गया 2 पाई अंडर रूट m बाई k1 इंटू k2 k1 प्लस। ये दो स्प्रिंग जब आपस में कनेक्टेड हो और उनके स्प्रिंग कांस्टेंट दिए। स्प्रिंग कांस्टेंट कोई भी पूछे आप बता देना सिंपल, फोर्स पर यूनिट लेंथ लगने वाला उस स्प्रिंग में। ये हो गए सीरीज में, सही से समझिएगा। देखो इधर जैसे अब की बार क्या है, दो अलग अलग जगह रिजिड चीजें, एक रिजिडनेस यहाँ है एक यहाँ है, सही है। एक मास m को जो है यहाँ रख दिया गया, इस वाली स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट k1, इस वाली स्प्रिंग, अरे पता नहीं, ये फोर्स कांस्टेंट k1 और k2, ठीक है। अब बताओ हमको बस करना कि वो SHM शुरू करने के लिए आपको बस हल्का सा एक्सटर्नल फोर्स देना है, और कैसे देना है बस वो सोचो। इस SHM की शुरुआत छेड़खानी से होती है, ठीक है। आपने इस मास के साथ छेड़खानी की, SHM शुरू हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? देखो सिंपल सी चीज है, उस दिन चड्डा ने खड्डा खोद के ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाने का रास्ता बनाया था, अफ्रीका का, तो नहीं देगी मोहित, देखो भैया, तो हुआ यूं कि भाई जब चड्डा ने जो है धरती में गड्ढा खोदा, तो चड्डा नीचे की तरफ गए, चड्डा ने अपनी तरफ से जो है काम कर दिया। अब धरती अपना काम करेगी, पहले चड्डा को उधर ले जाएगी, फिर इधर ले आएगी, फिर इधर ले जाएगी, फिर इधर ले आएगी, ऐसे करके क्या शुरू हो जाएगा? ऑसिलेशंस, SHM शुरू हो जाएगा। मतलब कहने का मेरा क्या, अरे मतलब कहने का क्या है कि वैसे ही आपको बस हर तरीके के ऑब्जेक्ट में अगर SHM शुरू करना है तो बस हल्का सा जो है आप फोर्स लगा दें। मान लीजिए हमने जो है इधर फोर्स लगाया, इधर फोर्स लगाया, इधर, तो ये वापस अपने आप इधर आएगी ही आएगी, और फिर ऐसे ऐसे क्या शुरू हो जाएगा? SHM शुरू हो जाएगा। तो हम अब करेंगे क्या, दो अलग अलग स्प्रिंग है K1 और K2। अगर हमने इस वाली स्प्रिंग को X अर्पित इधर X डिस्प्लेस किया, क्या डिस्प्लेस किया, तो ये वाली X एक्सपैंड करेगी, ये X अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ये वाली X क्या करेगी? एक्सपैंड करेगी। इसी तरीके से अगर इसको कॉन्ट्रैक्ट कराओगे तो ये एक्सपैंड करेगा। मतलब दोनों के लिए अब की बार X सेम होगा, लेकिन क्योंकि दोनों स्प्रिंग अलग अलग है भाई, F का फॉर्मूला क्या है? kx, ठीक है। अब हमने इधर की तरफ फोर्स लगाया जिससे ये x डिस्प्लेस की, ये x डिस्प्लेस की। अगर x सेम है तो फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? मतलब आपके दोनों पे फोर्सेस अलग अलग लगेंगी क्योंकि दोनों का k अलग अलग है। नहीं समझ में मेरी बात? दोनों डिस्प्लेसमेंट सेम कर रही हैं, मतलब दोनों के k पे डिपेंड करेगा कि दोनों के बीच में लगने वाली फोर्सेस कितनी हैं, दोनों में फोर्सेस कितनी हैं। तो टेक्निकली इस पे लगने, ये x इधर गई, वो x उधर गई, ये लिखवा देंगे, समझ गए? तो हम लिख देते हैं ऐसे, प्रवेश लिख देना, x इधर गई, अरे उधर याद रखने के लिए, और ये x इधर आई, समझ गए? याद रखने के लिए, ठीक है। अच्छा
दोनों का x अब की बार क्या रहेगा, सेम। तो फोर्स ऑन वन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k1, यहाँ पे k1, अरे डायरेक्टली नहीं, F1 इज इक्वल टू माइनस k1x और F2 इज इक्वल टू माइनस k2x। अब की बार टोटल फोर्स कितना लगेगा, टोटल फोर्स F विल बी इक्वल टू F1 प्लस F2। तो F इज इक्वल टू F1 की जगह लिखा माइनस k1x, F2 की जगह लिखा माइनस k2x, दोनों से x क्या ले लिया, नेगेटिव x, तो बचा k1 प्लस k2। सही है, दिख रहा है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, मतलब क्या शो हो गया, और साथ ही साथ k1 प्लस k2 की जगह क्या है, k, यहाँ पे k1 प्लस k2 के बराबर। नहीं समझ में आया, टाइम पीरियड के फॉर्मूले में रख दो, 2 पाई अंडर रूट m बाई k, k की जगह क्या लिखोगे, k1 प्लस k, कर लो। अभी इसी में बेटा ध्यान दो सब लोग, जैसे हॉरिजॉन्टल मोशन हम लोग ने जाना, इसी में जो है वर्टिकल मोशन को समझिएगा। ये तीन अलग अलग केस बना रहे, एक स्प्रिंग, एक और स्प्रिंग, और दोनों से एक ही मास कनेक्टेड है m। ठीक है, ध्यान देना, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k1, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k2। एक बार ऐसे कनेक्शंस हैं, मास k1 k2, स्प्रिंग कांस्टेंट k2, ठीक बात है, ये रिजिड। ये वाला तो अभी अभी बताया, जो हमने डिस्प्लेसमेंट x लिए थे x एक्सिस के, अब वो आप लोग y ले लीजिएगा, y एक्सिस। यहाँ का फॉर्मूला क्या, देखो जितना ये नीचे जाएगा, मतलब y नीचे जाएगा तो ये y एक्सपैंड करेगा, ये y कंप्रेस करेगा, ये y क्या करेगा, तो सेम टू सेम वैसे ही करना है, दोनों पे फोर्सेस लगेंगे अलग अलग, माइनस k1y ऊपर वाले पे और नीचे वाले पे माइनस k2y, टोटल फोर्स F1 प्लस F2 से पूरा सेम टू सेम काम करना है। और k का फॉर्मूला क्या बन के आएगा यहाँ से, k1 प्लस k2, इसमें भी आएगा k1 प्लस k2, इसमें भी आएगा k1 प्लस, इसमें क्यों k1 प्लस k2 आएगा भाई, ये मास सेंटर पे रखा हुआ है, तो दोनों को बराबर नीचे खींचेगा, तो ये भी x एक्सपेंड करेगा, ये भी x एक्सपेंड करेगा, तभी ये मास इवनली कहाँ आ पाएगा, नीचे आ पाएगा। भाई दोनों पे mg तो सेम ही लग रहा होगा ना, तो दोनों पे mg लगेगा, ये बराबर बराबर नीचे आएंगे, फॉर्मूला सेम बन के आएगा k1 प्लस k2। और अगर इसको ऐसे लगा दें, यहाँ m मास, तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k1, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो गया, k2 हो गया। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बन के आएगा k का, k1 k2 अपॉन प्लस k2, सेम वैसे सही कर लीजिए। अगला यहाँ तक समझ गए, अच्छा डायरेक्ट क्वेश्चंस हो जाते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है, इसी के बाद लिखिए, तीनों समझ में आ गए। एक चीज और लिखो इसके बाद, ये टॉपिक आपके स्कूल में नहीं आएगा, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। लिखो टाइम पीरियड ऑफ, अब जो बताने जा रहे हैं, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, याद है तन्मय, नहीं अनुश्री, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, सर सिंपल पेंडुलम वाला तो याद है, मतलब इनफाइनाइट वाले में शायद केवल अंडर रूट l बाई 0 2 पाई नहीं था,
वाजपेयी जी, अच्छा इधर देखो सब लोग, एक इनफाइनाइट, देखो लॉजिकली अगर आंसर आदमी बताएगा तो क्या बताएगा? टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला होता है 2π√L/G। अगर इंसान को नहीं भी आता होगा तो वो ये बोलेगा कि लेंथ ऑफ पेंडुलम इनफाइनाइट है, मतलब टाइम पीरियड इनफाइनाइट होना चाहिए। अरे लेंथ इनफाइनाइट है तो टाइम पीरियड क्या होना चाहिए? तो एक बहुत लंबा पेंडुलम वापस आने में, मतलब एक ऑसिलेशन करने में इनफाइनाइट टाइम लगाएगा। लॉजिकली यही करेक्ट होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो हम समझा रहे हैं क्यों। समझे मेरी बात? अगर इनफाइनाइट लेंथ है तो टाइम पीरियड इनफाइनाइट नहीं होएगा, कुछ होएगा। कितना होएगा? 84.6 मिनट। एक इनफाइनाइट लेंथ के सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड 84.6 मिनट्स होता है। अब ये कहां से आया, यही हम लोग को समझना है। डायरेक्ट दिमाग में रख सकते हो तो रख लो, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है एमसीक्यू में, ठीक है, लेकिन कहां से आया ये जानना जरूरी है। लिखो नोट करके, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ इनफाइनाइट लेंथ इज नॉट इनफाइनाइट। सिंपल पेंडुलम ऑफ इनफाइनाइट लेंथ इज नॉट इनफाइनाइट, इनफाइनाइट नहीं है। ठीक है, it is actually 84.6 minutes. It is actually 84.6 minutes. ठीक है, अभी कैसे आया देखो सब लोग, ये धरती है, सुन रहे बेटा, ये अर्थ के सेंटर O की बात हो रही है। ये सर अर्थ का सेंटर हो, अगर एक पेंडुलम होगा जो बहुत ही लंबा होगा तो क्या वो अर्थ से दिखाई देगा हिमांक? नहीं दिखाई देगा, मतलब उसका बहुत छोटे उसमें दिखाई देगा ना, मतलब बहुत टाइम। अरे ये होगा वो सिंपल पेंडुलम, किसी को भी दिख जाएगा। अरे ऐसे विजिबिलिटी की बात नहीं कर रहे हैं, विजिबल हो ना हो वो तो डिपेंड करता है, मोटे कितना है, पतला कितना है। लंबाई अगर उसकी इनफाइनाइट है तो इन्फिनिटी तो हाँ क्या तो आप कह रहे हैं इनफाइनाइट लेंथ है तो काफी कुछ नहीं। आइए इधर देखो सब लोग, हम कह रहे हैं ये मेरा हाथ है, दिख रहा है, दिख रहा है। अब ये हाथ जो है भाई आपको दिखाई दे रहा है क्योंकि आप पास में बैठे हो। अगर आप वहां बैठे होंगे वो आरडीए पे तो ये मेरा हाथ थोड़ी दिखाई देगा आपको, हमें नहीं दिखाई देंगे, हो सकता है उतनी दूर से। अब कहो बीच बीच में दीवारें आ जाएंगी, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। दूरबीन लगाएंगे, हाँ दूरबीन लगा दो, हाथ दिखाई। अरे छोड़ो वो सब बकवास बातें छोड़ो, हम क्या करें ये बेटा। अरे ये जो है एक सिंपल पेंड, ये सेंटर को सी कहते हैं, ये एक सिंपल पेंडुलम O है। अब ये पेंडुलम की लंबाई जो है वो कहां से कहां तक जा रही है? ये O से लेके इन्फिनिटी तक जा रही है, ये लास्ट पॉइंट है। अब हमने इस पेंडुलम को, ध्यान देना बेटा, इस पेंडुलम को हमने जो है ऐसे मूव करा है, पेंडुलम ऐसे मूव कर रहा है, तो क्या ये उसकी अगली पोजीशन होगी x डिस्टेंस की दूरी पे? छोटा पेंडुलम यहां से ऐसे आता है, इनफाइनाइट और थोड़ा बड़ा कर दोगे तो ये और ऊपर चला जाएगा, और बड़ा कर दोगे ये और ऊपर चला जाएगा, और इन्फिनिटी पे कर दोगे तो ये सीधा हो जाएगा। नहीं समझ पाए, छोटी लेंथ के लिए इंक्लाइंड होगा थीटा, थीटा बढ़ गया, थीटा इन्फिनिटी पे जाके 90 डिग्री हो जाएगा। थीटा कितना हो जाएगा? हाँ 90 डिग्री हो जाएगा, सही है। ये है थीटा 30 डिग्री मान लो,
ये अगर पेंडुलम लंबा करोगे तो ये बढ़ जाएगा ना, और बड़ा कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 120 नहीं भैया, कम हो जाएगा। हाँ कम हो जाएगा, ये बढ़ेगा ना। नहीं सही सही, ये तो चेंज होगा नहीं, ये बढ़ता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा, तो ये क्या होता चला जाएगा? घटता चला जाएगा, ये कम होता चला जाएगा। सही, समझ गए? इसलिए हमने इसको क्या बना दिया है? सीधा। अब मान लो ये पोजीशन हो गई पेंडुलम के सस्पेंशन की, और इसकी जो है सेंटर से दूरी कितनी हो जाएगी? अर्थ के सेंटर से दूरी, इस एंगल को हम थीटा कह देते हैं, सही है। अगर ये पेंडुलम अर्थ की सतह के बहुत करीब है तो यहां से लेके यहां तक की दूरी रेडियस ऑफ अर्थ होगी, सही है। इस पॉइंट पे अब हमको ये बताओ कौन सा कंपोनेंट, ये डायग्राम समझ में आ गया है? पक्की बात बताओ, मैडम समझ में आए? हमको ये बताइए अगर पेंडुलम यहां पे है, यहां पे, तो उस पे mg वेट नीचे लग रहा होगा, अगर यहां पे है। अगर सार्थक बाबू पेंडुलम का ये बॉब यहां पे है तो ये वेट क्या होगा? अनमोल, हिमांग, अरे बताओ, उसमें कौन बड़ी बात है? इधर mg लग रहा है तो इधर क्या लगेगा? वाजपेयी जी सोचो, हर्ष, पारे जी साइन थीटा, अविश्रुत, हाँ विदुषी, अनम, तन्वी, अनुश्री, कॉस रहेगा, मोहित उस लाइन की अप्रोच है ना, हाँ इसको टी हो गया ना, क्या हो गया? टेंशन कहाँ जाएगा? 80 भाग में थोड़ी खींचेंगे धरती तुम्हें। प्रवेश, अच्छा तुम लोग लॉजिक ही नहीं लगा पा रहे हो, mg ही तो लगेगा। अरे यार धरती तो गोल है ना, चाहे अनमोल यहाँ हो चाहे अनमोल यहाँ हो, अनमोल पे उसका वजन तो सेंटर की तरफ ही लगेगा। mg इधर, mg इधर, mg cos mg sin कहाँ से आ गया? नहीं समझे क्या तुम लोग? बिल्कुल इधर सुनो। अच्छा बेटा ये mg, तो हमको ये बताइए, अर्पित समझ आया तुमको बेटा? हमको ये बताइए जब पेंडुलम ऐसे आ रहा था तो कौन सा कंपोनेंट उसको रिस्टोर कर रहा था? mg sin थीटा। अभी थोड़ी देर पहले बताया था। कौन सा कंपोनेंट रिस्टोर करेगा? o डैश को अपनी ओरिजिनल पोजीशन o तक लाने के लिए कौन सा कंपोनेंट काम आएगा? ये वाला mg cos थीटा। अब ये कंपोनेंट क्या होगा? mg cos थीटा, रिस्टोरिंग फोर्स। तो F इज इक्वल टू माइनस mg cos थीटा। वो तो ये लाइन समझ में है कि नहीं? mg इधर लगेगा, mg cos थीटा इधर लगेगा, mg cos थीटा की वजह से ही o डैश वापस कहां पे आएगा? तो रिस्टोरिंग फोर्स हो गया माइनस mg cos थीटा। अब हमको ये बताओ cos थीटा की वैल्यू यहां से क्या आएगी? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस x हाइपोटेन्यूज re, और फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस mg x बाई re, mm कट गया, एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस gx बाई re, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस ओमेगा स्क्वायर x, x कट गया, माइनस माइनस चला गया, ओमेगा स्क्वायर फॉर्मूला बन गया g बाई re, ओमेगा का फॉर्मूला अंडर रूट g बाई re, ओमेगा 2 पाई बाई t इक्वल टू अंडर रूट g बाई re, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट re बाई g। अब इनफाइनाइट टाइम पीरियड का, इनफाइनाइट लेंथ के सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड अर्थ के रेडियस पे डिपेंड करेगा।
और अर्थ का रेडियस की वैल्यू कितनी होती है? 6400 किलोमीटर, मतलब 6.4 × 10⁶ मीटर। जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड की वैल्यूज रखोगे तो सॉल्व करने पे टाइम पीरियड की वैल्यू 84.6 मिनट्स आएगी। नहीं पल्ले पड़ा कर